बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बात हो रही है सरमायाकारी की, बात हो रही है मिनरल कॉन्फ्रेंस की और बात हो रही है ओवरसीज़ कन्वेंशन की। पूरे मुल्क में क्या बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये दो बड़ी कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई हैं इस्लामाबाद में, इसका चर्चा है। और फिर इसमें जो इन्वेस्टर आए थे मिनरल कॉन्फ्रेंस में, जो रेगुलेटर का मनसूबा था, जो मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स जो है पेश किए गए दुनिया के सामने, और जिस तरह अमेरिकन ने जो है इसमें दिलचस्पी ली, जिस तरह कनाडा ने दिलचस्पी ली, जिस तरह यूरोप से जो है वो लोग आए, जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक से, तुर्की से, रशिया से, चाइना से इन्वेस्टर यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना एक जो है वो इरादा किया, अपने उस अहद का और उस बात का कि यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी। और फिर पाक फ़ौज की तरफ से जो यकीन दहानी कराएगी सिक्योरिटी वाइज कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा जिसमें आप सरमायाकारी करेंगे, आपका सरमाया महफूज होगा, आपके लोग महफूज होंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी महफूज बनाया जाएगा। फिर इसके बाद बात आगे बढ़ती है तो फिर इस्लामाबाद में कन्वेंशन होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन। और ओवरसीज़ के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अपना सरमाया जो है पाकिस्तान भेजते हैं, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को पालते हैं और अपने मुल्क की जो ज़रूरियात है उस पर भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस पर जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर है वो बड़ी उसको डिस्कस किया जा रहा है दुनिया में कि पाक फ़ौज जो है वो किस तरह इस तमाम इश्यूज़ को, सिक्योरिटी के इश्यूज़ को और बाकी इश्यूज़ को जो है इंश्योर करेगी कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें सरमायाकारी हो, जिसमें बिज़नेस हो, बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। आपके गवादर को देखें, आप जो है वो सेंडर को देखें, आप रेकॉर्डर को देखें, ये गेम चेंजर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर अगर सरमाया आएगा, इस पर अगर जो है वो आपके छुपे हुए ख़जाने जो है वो अगर निकाले जाएंगे, दुनिया के सामने लाए जाएंगे, तो फिर बात कहाँ जा पहुँचेगी। फिर हम प्रोग्राम के आखिर में बात करने जा रहे हैं कि जो बिजली की कीमतों में कमी हुई है इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की मैशत पे, पाकिस्तानी आवाम पर इसका क्या असर होगा, और क्या आगे जो गर्मियाँ आ रही हैं इसमें कितना रिलीफ मिल सकता है, आवाम को मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में जो मिनरल कॉन्फ्रेंस के शुरका थे, जो रूए रवान थे, उनको आज हमने मदऊ किया है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में भी उन्होंने शिरकत की। शाहिद इकबाल कुरैशी साहब, आप चेयरमैन हैं जेम्स एंड माइंस के, उनसे बात करने जा रहे हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। और फिर हम बात करने जा रहे हैं सरदार यासिर इलियास खान साहब से, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ख़ुद विटनेस किया मिनरल कॉन्फ्रेंस को भी, उन्होंने ख़ुद विटनेस किया ओवरसीज़ कन्वेंशन को भी। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, आप जेम्स एंड मिनरल माइंस के जो है वो चेयरमैन भी हैं। थोड़ा सा एक तो बताइएगा कि कॉन्फ्रेंस मिनरल कॉन्फ्रेंस जो है पहली दफ़ा इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने देखा कि पूरी दुनिया से लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, यहाँ पर आए भी सही और उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी शो किया, सरमायाकारी की बात की गई। कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है शाहिद साहब के पाकिस्तानी मैशत के लिए और जो हमारे छुपे हुए ख़जाने हैं उनके लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। आई थिंक इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी पे गया है वो बहुत पॉजिटिव है। उनकी पार्टिसिपेशन ये बड़ा क्लियर मैसेज अदरवाइज़ है कि वो बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारे इन मिनरल्स में, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने में। और ये कंट्री स्पेसिफाइड नहीं था, अभी आपने भी शुरू में अर्ज़ किया। जिस तरह लास्ट ईयर हमारी जो हुई थी वो कंट्री स्पेसिफाइड, हमने सऊदीज़ के साथ किया, उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। तो इस दफ़ा जो ग्लोबल प्रेजेंस हुई है, मोर देन 20 कंट्रीज़ जो हमें जिन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया आके और इंटरेस्ट शो किया, आई थिंक इट वाज फिनोमिनल। और वो बहुत ही इंटरनेशनल, लोकली और इंटरनेशनली बहुत अच्छा मैसेज किया है। जहाँ तक मिनरल्स की बात है, देखें जो हमारे मिनरल्स हैं, हम कोई अप्रॉक्सीमेटली 600,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको कवर करते हैं मिनरल्स के अंदर। 92 मिनरल्स हैं जो हमारे डिक्लेयर्ड हैं। और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास आयरन ओर से लेके, सॉल्ट से लेके, कोल से लेके, लिथियम से लेके, जेमस्टोन्स, दुनिया के सबसे खूबसूरत हर एरियाज़ में पाए जा रहे हैं। गिलगित बल्चिस्तान से लेके AJK, वो KP है, सेमी प्रेशस बलूचिस्तान में है। तो इसका बहुत पोटेंशियल स्पेशली अगर आप जेमस्टोन माइंस की बात करें, जो जिस तरह हमारी रूबी की माइंस हैं गिलगित में, स्वात में KP है,
पेरिटोस है, जेड है, यू फाइंड इट, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। सिर्फ हमारे यहाँ वी आर अराउंड $5 बिलियन का पोटेंशियल है। ठीक है। ग्लोबली ये $35 बिलियन से ऊपर की मार्केट है। अच्छा। तो ये एक वन टैप्ड सेटअप रहा है जी। जिसके अंदर हमारे पास मैंने बताया पोटेंशियल है, और अगर हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे तो हम इसको इसकी एक्सपोर्ट को $2 बिलियन तक शायद बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। और टारगेट यही है इंशाल्लाह इस अगले जो 4 से 5 साल के अंदर हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो मेरा ख्याल है हमारा फ्यूचर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, स्पेशली विद रेफरेंस टू द मिनरल सेक्टर। जी। और हम इसके ऊपर गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ जिस तरह हमारे SIFC है वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, और चीफ साहब इज़ ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि ये इनकी सपोर्ट के बगैर नहीं होगा, बिकॉज ये सारी बात है। सिक्योरिटी है, इसलिए कि सिक्योरिटी के रीजंस हैं, फिर ये एरिया टेरेन ऐसा है जी। लोग यूजुअली कहते हैं ये जी बड़ा चैलेंजिंग सेक्टर है, तो ये चैलेंजिंग है, देखिए ये दुनिया में चैलेंजिंग है। आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि जो माइनिंग सेक्टर बिजनेस वाइज और अदरवाइज ग्लोबली बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है कि आपने घर खड़ा करके इधर रखे। ये माउंटेनस एरियाज हैं, ये टेरेन्स हैं, बहुत सख्त है, और अगर आप अफ्रीका में चले जाएं और किसी और दुनिया के और कोनों में जाएं तो वहाँ भी इतना की चैलेंजिंग है, बल्कि ये वहाँ पे वॉर जोन एरियाज के अंदर इतना काम हो रहा है। हम तो माशाल्लाह सिविल वॉर हो रही है कॉन्गो और सेरिलियोन जैसी जगहों पे, लेकिन काम चल रहा है, लेकिन काम हो रहा है। हम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। सिद्धार्थ साहब, हम तो कोई $1.25 अरब के लिए IMF के तरले लेते हैं कि हमें कोई मिल जाए और फिर हमारी को जो है मैशत बेहतर हो जाए और ये सारा कुछ, और कहाँ शायद साहब बात कर रहे हैं कि 35 बिलियन की मार्केट और इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं, तो बात कहाँ पे जाएगी सर? ये देखिए, पाकिस्तान की जो रियल रिसोर्सेज हैं, जो हम अंदाज़ा लगा चुके हैं, $7 to 10 ट्रिलियन की रिजर्व्स अवेलेबल हैं इस मुल्क में। हम सिर्फ वैल्यू एडिशन अगर लेके आ जाए यहाँ पे, और वो कंपनीज लेके आए जिनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये, तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान कैन ट्रूली अचीव इट्स ट्रू पोटेंशियल। अब एज ऑफ नाउ अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है। इन हालात में भी 5000 माइंस आपके ऑपरेट हो रही हैं और 3 लाख के करीब आपका जो मजदूर और में काम कर रहा है। जी। लेकिन इसमें हमें मजीद टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे जो बाहर की कंपनीज के पास अवेलेबल है। हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना है, ताकि अगले 10 साल तक जिस सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, तो सेक्टर को डेवलप करके साथ साथ एक्सपोर्ट एनहांस होगी, प्रोडक्शन एंड सिमिलर प्रोसेसिंग यहाँ पे हम कर पाएंगे। वो तभी अगर आपके पास राइट टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो यहाँ पे, जो पाकिस्तान में आज मौजूद नहीं है, लेकिन अगले 5 साल में हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि फिर हमें शायद बाहर JVs की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान में वो सरमाया भी अवेलेबल है, सरमायाकार भी अवेलेबल है, हम जैसी कंपनीज भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए, जो कि मैं अब देख रहा हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ले रही है। और इस इनिशिएटिव की वजह से बैंक ने आके यहाँ पे JV किया, और मैं समझ रहा हूँ कि मजीद कंपनीज आके कर सकती हैं, और वो JV हम जैसे लोगों के साथ कर सकते हैं। इट्स नॉट आवर फील्ड, लेकिन विल बी हैप्पी टू डू इट विद दोज़ दैट आर स्पेशलाइज्ड। हम दोनों मिलकर इसको ग्रो कर सकते हैं, और पाकिस्तान के बिजनेसमैन को हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम हमेशा FDI की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब मौजूद है, सरमाया यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो सरमाया यहाँ से बाहर जा रहा होता है, जो हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन के साथ साथ फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा होता है, क्यों हम जाने देते हैं? हम उनको अट्रैक्ट करें कि आप यहीं पे सरमाया लगाएं, और हम अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहेंगे कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, वो हमारी बात पे यकीन करेंगे, खुशी से आके करेंगे, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी है। हमने क्योंकि 3-4 साल तक नहीं रहना, हम तो अगले 10-20 साल तक यहीं पे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ पॉजिटिव फ्यूचर एंड पॉजिटिव पाकिस्तान एंड ब्राइट पाकिस्तान कमिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग आए बाहर से, मैं शायद आपके पास भी आता हूँ, जो लोग शरीक हुए, जैसे अमेरिकन से, जैसे कनाडा से लोग आए, जैसे चाइना से जो है वो लोग आए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और स्पेशली जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है हमारा, जो जिसको एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और जैसे शायद साहब ने मिसाल दी कि ये तो अफ्रीका में हो रहा है जहाँ पे सिविल वार चल रही है, और हमारा मुल्क में तो ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना तो कोई सिविल वार है, ना कोई जो है वो चीज़ें ऐसी हैं, दहशतगर्दी है, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल हो भी चुकी है किसी हद तक। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? देखिए, ये जो दौर है ना इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है इस पर। जो ऑप्टिक्स हैं बहुत मैटर करते हैं, और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कई सालों से।
हम देखते हैं कि छोटी से छोटी बात होती है उसको इतना बड़े पैमाने पे मैग्नीफाई करके एम्पलीफाई करके दिखाया जाता है जैसे पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं है। अभी जो जितने आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज आए थे, जो कंपनीज आई थी, उन्होंने जो पाकिस्तान देखा, जो रियल पाकिस्तान देखा, जो रियल इमेज उनके सामने हमने लाया, उन्होंने कहा ये तो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है, ये तो एक अमन पसंद पाकिस्तान है, पीस लविंग नेशन है, हॉस्पिटेबल नेशन है। रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं और यही चीज़ हमने पोर्ट्रे करनी है। ऑप्टिक्स बहुत मैटर करती हैं। कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो हमने दुनिया को रियल पाकिस्तान दिखाना है और आप लोगों के थ्रू जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा पाकिस्तान का है, इंटरनेशनल मीडिया को हमने इन्फ्लुएंस करना है कि आप पाकिस्तान का वो दिखाएं एलिमेंट जो पॉजिटिव एलिमेंट है कि मेजॉरिटी पॉजिटिव ही है। ये तो चंद इलाकों में, चंद एरियाज में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो गई है, थोड़ी बहुत आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट, जैसे रिसेंटली चीफ ने भी कहा कि यार 1200-1300 लोग पूरे मुल्क को तो हाईजैक नहीं कर सकते। 250 मिलियन की आबादी एक तरफ और 1300 लोग एक तरफ, ये तो एक चूटी के बराबर आप समझे कि कोई बंदा है ना पूरे मुल्क में। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी पॉजिटिविटी हम दिखाएं, क्योंकि आप जब पोर्ट्रे करेंगे कि पाकिस्तान एक स्टेबल नेशन है, पाकिस्तान एक सेफ नेशन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अगेन एग्जांपल लेता हूं कि पिछले एक साल में जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है 47,000 पॉइंट्स, 71% रिटर्न जो दुनिया के किसी मार्केट ने नहीं किया ना कर सकती है। इतनी रिटर्न आपको अगर पाकिस्तान में एक साल में मिल रही है, किसने प्रोजेक्ट किया इस बात को? प्रमोट हमें करना चाहिए, पूरी दुनिया को बताएं कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डबल नहीं तो ऑलमोस्ट 70 टाइम्स ग्रो कर रही है। What else you want? ऐसे ही है। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि जो मिनरल्स हैं वो हैं कहाँ कहाँ पे और उनमें पोटेंशियल कितना है और कब तक ये मिनरल जो है, जैसे बैरक गोल्ड ने कहा कि 20 जो है वो 2028 में पहली जो है वो प्रोडक्शन होगी। तो इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, एक तो बताइएगा कि जैसे रेकोडेक है, जैसे सेंडेक है, जैसे बलूचिस्तान का जो ग्वादर है, कितना गेम चेंजर जिसे कहा जाता है कि ये सारे हमारे प्रोजेक्ट गेम चेंजर हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन मंसूबों को, इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो दुनिया को के सामने लाया जाए, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये तीनों प्रोजेक्ट्स जिनका आपने नाम लिया, खाली ये तो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। सैंडेक या रेकोडेक काफ़ी अरसे से इन प्लेस है जी। जो सरदार साहब ने भी जैसा फरमाया कि हमें एक पॉजिटिव इमेज के साथ चलना है और नेचुरली हम जब वो ग्रो करने की साइड पे आते हैं तो हमारे जो दुश्मन हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो हमें ग्रो करता नहीं देखना चाहते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब देखिए, मैंने बताया बहुत अरसे से, लेकिन अब जो है इसकी एक डायरेक्शन हमें मिल गई है। ठीक है, हमें डायरेक्शन है, हमें मालूम है कि अब हमारे पास इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट भी बन रहा है। ठीक है, और वो इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट हमारी फैसिलिटेशन, जिस तरह मैंने पहले बताया, SIFC के थ्रू वन विंडो के ऊपर पूरा फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बिजनेसमैन को फैसिलिटेशन ही रिक्वायर्ड होती है। सरदार साहब ने अभी भी बताया, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिजनेस कम्युनिटी के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं। हम अगर लोकल लोगों को ऑन बोर्ड लेके साथ हमारी बिजनेस कम्युनिटी फॉरेन को लेके आएगी फॉर जॉइंट वेंचर, फॉर कंसोर्शियम्स, फॉर, तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये डेफिनेटली हमारे लिए गेम चेंजर हैं। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है फ्रॉम ऑल द बिग स्टेक होल्डर्स वो बहुत ज़्यादा आया है। और आई थिंक इंशाल्लाह हम इसको अब वी सी इट ग्रोइंग और यहाँ से स्टार्ट। क्या सर टारगेट्स क्या हैं? आप तो जेम्स एंड माइंड्स को देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम जेम्स एंड माइंड्स की बात करें तो क्या फ्यूचर है और क्या टारगेट्स हैं? देखिए, अभी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं अभी आपके शो पे आने से पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया था, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। और वो मतलब एक बड़ा डिवर्सिफाइड बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल, कार्स और इस मैन्युफैक्चरिंग और उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो किया एंड आई वाज ओवर एक्साइटेड, क्योंकि मेरा टारगेट है, मैंने अपने 3 to 4 5 नेक्स्ट ईयर्स के अंदर जो है वो $5 बिलियन नहीं तो मैं उसका हाफ द डॉलर्स आई वांट टू रीच। और बिजनेसमैन की तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पांस है ना, उन्होंने अभी मुझे अपनी फिजिबिलिटीज दिखाई जहां पे ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन $5-10 मिलियन, तो उन्होंने मुझे आगे रख दिया कि इतने की मैं मशीनरी मंगवाना चाह रहा हूं। तो आप बताइए हाउ टू गेट स्टार्टेड। सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कि हम मौजूद हैं यहां पे। एग्जैक्टली, तो माशाल्लाह दैट्स वेरी पॉजिटिव। और वो उस चीज को एक
टारगेट वाला कि टारगेट मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने हाफ के ऊपर कोई $2.5-3 अरब डॉलर के ऊपर इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो कि है वैल्यू ऐड करके टेक्नोलॉजी लाके, और वो विद द हेल्प ऑफ आवर लोकल बिजनेस, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, विद उनके साथ मिलके वो इंशाल्लाह वो रीचेबल है, वो डूएबल है, और वी आर ऑल सेट फॉर दैट, और फ्यूचर इज ब्राइट। सिद्धार्थ साहब, ओवरसीज कन्वेंशन की बात करते हैं और फिर हम आर्मी चीफ का खिताब जो है उस पर भी बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। आपके खुद बैरून मुल्क भी कारोबार हैं और आपके लोग भी बाहर हैं, तो ये कन्वेंशन जो है सर, ये कितना अपना मुफीद है पाकिस्तान की मैशत के लिए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और अगर वो थोड़ा थोड़ा सरमाया भी जो है वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, तो कहाँ तक बात पहुँचेगी? बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है इसकी बेहद ज़रूरत थी, एक राइट टाइम पे ऑर्गेनाइज़ की गई है और कई सालों बाद ऑर्गेनाइज़ की गई है, जो कि हमें काफ़ी साल पहले कर लेनी चाहिए थी। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो देखें अपने मुल्क से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, खुशी गमी में शरीक नहीं हो सकते, तो उनको ज़्यादा एहसास होता है चीज़ों का। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त पे उनको कॉन्फ्रेंस बहाल करना ज़रूरी था क्योंकि रेमिटेंस वहाँ से आ रहे हैं, और आपने खुद देखा कि थोड़ी बहुत हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग की है तो $4.1 बिलियन की हम बात करें, इससे साइजेबल अमाउंट इन 1 मंथ जो कि आपके पास वापस पाकिस्तान आया है। तो इमेजिन करें कि ग्लोबली अगर हम कॉन्फ्रेंस बिल्ड कर लें तो इसको डबल भी हम कर सकते हैं, 8 बिलियन पर भी लेके जा सकते हैं। नॉट जस्ट रेमिटेंस, फिर FDI भी आ सकती है। हमने वापस पाकिस्तानी को कायल करना है कि ये आपका मुल्क है, जो इज्जत आपको इस मुल्क में मिलेगी कि और नहीं मिल सकती। तो आई थिंक इस फोरम के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने बहुत एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे किया कि हमें एहसास है उनका, हम उनकी कदर करते हैं। जो पॉलिसीज़ भी हमने इंट्रोड्यूस की हैं उनके फेवर में, इनको मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता है, लेकिन एक आगाज़ कर दिया है, उसमें मज़ीद गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, लेकिन बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये जाके कई और लोगों को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बताएंगे कि हम वहाँ पे थे, हमसे वहाँ पे उन्होंने इस तरह का रवैया किया। स्टेट गेस्ट उनको आप सामने प्रोटोकॉल मिला, यहाँ पे PM साहब ने उनके एजाज़ में डिनर ऑर्गेनाइज़ किया PM हाउस में, यहाँ पे जो उनको होटल्स में रखवाया गया स्टेट ने उसको पे किया, तो बहुत अच्छा मैसेज था। और मैं समझ रहा हूँ कि वो जो प्यार था पाकिस्तानी को वो वाजे हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में। आपने देखा कितना जोश, कितना जज्बा था हमारे पाकिस्तानी। आर्मी चीफ का जो खिताब था सर, उस पर थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह मैंने भी देखा कि जिस तरह लोगों का जोश था, वलवला था, आपने बात की कि इस खिताब से जो मैसेज दिया है आर्मी चीफ ने, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का, एतमाद साजी जो है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? 100%। उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ ने दोनों ने मिलकर ये चीज़ कही कि कोई ताकत नहीं है जो कि अनडू कर सकती है पाकिस्तान को। आप लोगों को ये अश्योरिटी होनी चाहिए कि अगर 10 साल भी ये लगे हैं तो अगले 10 क्या, ये 7 हयात पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हम यहीं पे, हम कायम और दायम हैं। हमारा जो यकीन है, हमारा जो ईमान है वो पुख्ता, और हम सब एक हैं, एक ही कौम है। और मैं समझ रहा हूँ ये रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तानियों के लिए भी, और ओवरसीज़ उनके अनासर जो हमारे जितने नेगेटिव एलिमेंट्स प्ले कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि पाकिस्तान को कोई नहीं हिला सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड राइजिंग, पाकिस्तान इज़ हेडिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिवाइवल। और मैं समझ रहा हूँ कि रोड ऑफ रिकवरी आपके सामने रोड मैप आ चुका है। ये अगले 10 साल तक आप देखेंगे पाकिस्तान इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग एशियन टाइगर। इंशाल्लाह। तो साहब, मिनरल जो हैं वो इस्लामाबाद में तो नहीं है, जारी बात है, बलूचिस्तान में है, GB में है, AJK में है और बाकी जगह। अब वफाक और सूबों के दरमियान जो है वो एक कोऑर्डिनेशन और एक इत्मीनान सादी जो है उसकी ज़रूरत आती है यहाँ पे। तो उसको इत्मीनान सादी के लिए या जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? कोई रूल्स चेंज किए जा रहे हैं, कोई नए रूल लेके आए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? जी, इसमें देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद ज़रा चैलेंजेस थोड़े हैं क्योंकि हर सूबे का एक अपनी मिनरल पॉलिसी है जी। तो आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं उसमें अभी यही किया जा रहा है कि इसको हार्मोनाइज किया जाए, ठीक है, ताकि एंड ऑफ द डे यही वाली बात के बिजनेसमैन के लिए आसानी हो। ठीक है, अगर एक बंदा $मिलियंस लगा रहा है तो वो 1 विंडो SIFC पे प्रोवाइड करने का यही मकसद है, वो सूबे और वफाक के दरमियान शटल अराउंड ना करता रहे। तो उसके ऊपर वर्किंग अभी चल रही है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स विद प्रोविंसेस हो रही है। तो इंशाल्लाह वो भी एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड है क्योंकि सारे प्रोविंशियल हेड्स बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट उनको उस पर गाइडेंस कर रही है। तो क्या टारगेट्स क्या हैं सर कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल कितने में जो है रखा गया टारगेट कि ये मिनरल्स जो हैं वो सामने आएंगे और प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी और मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स तो देखिए उस पर टाइम लगता होता है, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म है जी। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म
हैं जिसके ऊपर मैंने बताया कि अगर हम जेमस्टोन की मार्केट कोई खाली इसके अंदर वैल्यू एड और टेक्नोलॉजी लाके इसके अंदर हम काम शुरू कर दें, ये समथिंग इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं, ये वो है। और उसके ऊपर हम काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैंने बताया कि मैंने अभी भी आपको बताया कि मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर हम इसका अगर 100% पोटेंशियल है तो हम इसका 50% पोटेंशियल जरूर रीच कर लेंगे। और हम ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि बिजनेसमैन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वो इसके हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था जी, माइंड टू मार्केट का। उसमें फैसिलिटेशन करने का यही मकसद था कि आपकी माइन है, माइन के साथ जो इसका एक प्रोसेसिंग यूनिट जिसको लेपेड्री कहते हैं वो लगाएं, और हमने एफबीआर को इंगेज किया साथ कि हमें एक्सपोर्ट के लिए ई फॉर्म सर्टिफाई किया जाए ताकि लोगों की तकलीफ ना हो और एक्सपोर्टर को आसानी हो, क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड करना मकसद है। और थोड़ी सी उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग थी लॉज के अंदर और वो सारा किया है, तो वो भी हम काफ़ी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अनडॉक्यूमेंटेड मैंने बताया इकोनॉमी रही है और एक्सपोर्ट इसका वैसे नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। तो हमने उसका एक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया और वो ऑलरेडी पेश किया जा चुका है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के अंदर अभी हमने एक प्रपोज किया है। अच्छा। इसके लिए एक सिटी, अगेन उसका मकसद भी वन विंडो ही है, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर उसके अंदर इंसेंटिव बेस काफ़ी है, इंसेंटिव्स काफ़ी हैं। बिजनेसमैन को आपने इंसेंटिव्स ही देने होते हैं। अगर आपको वहाँ पे मिले, मैं हमेशा चाइना की एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि जब गोंजो इस्टेब्लिश हुआ था तो वो उसका मकसद ये था बिजनेस कम्युनिटी को मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जाए और वन विंडो के ऊपर ऑपरेट करो। तो वो हम प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर बहुत प्रोएक्टिव है। मतलब 400 कैनाल के ऊपर वो ऑलरेडी सेटअप आपके इस्लामाबाद के अंदर कर रहे हैं। हाँ जी, जिस तरह थाईलैंड या श्रीलंका और मैटर ऑफ फैक्ट ये जो सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इसके ऊपर काम हो रहा है, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत इसके अंदर प्रोएक्टिव। सरदार साहब, आप प्राइवेट सेक्टर हैं और प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर ने अगर कोई मशीनरी लानी है, पाकिस्तान लेके आनी है या सरमाया लेके आना है, तो बड़ी हेडर्स होती हैं कि एक एनओसी, दूसरा एनओसी, तीसरा एनओसी। अब SHFC आ गया है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपकी? तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी बात हुई होगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी बात हुई होगी। मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी वन विंडो का ट्रू एसेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान में, और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो ऐसा फेवरेबल नहीं है जब हम बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर या कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर, जो टैक्सेस हैं आपके। मैं समझ रहा हूँ कि अगर ओवरसीज़ बिजनेस कम्युनिटी को आपने यहाँ पे अट्रैक्ट करना है तो उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिसमें आपको रिलैक्सेशन होंगे ऑन ड्यूटीज़, ऑन कस्टम्स एंड ऑन टैक्सेस। SEZs में ये फॉर्मेट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपको अलाउ करते हैं एग्जेम्पशंस, लेकिन उससे बाहर अगर हम जाते हैं, जैसे टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म के लिए कोई पॉलिसी ऐसा सच नहीं है जो कि होनी चाहिए। आज अगर हम बनाते हैं होटल्स, थीम पार्क्स, रिजॉर्ट्स, फार्मूला 1 ट्रैक हम बना लेते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी आनी चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें मजीद गुंजाइश है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। जो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उसके लिए बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं है, चाहे वो लोकल बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल है। मैं अगेन सबसे अच्छी एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको सऊदीया की। कोई सोच नहीं सकता था कि जो रेवोल्यूशन आई है सऊदीया के अंदर इन 5 सालों में आ सकती थी। अच्छा। 10-20 साल लग जाएंगे। दे कंप्लीटली रिवैम्प्ड द सिस्टम्स। उन्होंने दुबई को रेप्लिकेट कर दिया है, वन विंडो कायम किया है, ऑनलाइन सिस्टम्स ले आए हैं, आपके ट्रांसफर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन हो रही हैं, आपकी पावर अटर्नीज ऑनलाइन जनरेट हो रही हैं। ये इतना आसान है, और बैंकिंग तो बहुत बेसिक चीज़ है। हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और वो लेके आ चुके हैं। तो हम अगर सिर्फ यूएई को फॉलो करें, और इवन जो जुडिशरी आपका है, मैं समझ रहा हूँ उसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए खुशी की बात है कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स अनाउंस किए गए हैं ताकि उनके जितने केसेस हैं ओवरसीज के लिए वो फास्ट ट्रैक कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं समझ रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, आर्बिट्रेशन में, सेटलमेंट, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि बिजनेसमैन उसके लिए स्पेशल केसेस हों, स्पेशल तरीके, स्पेशल ट्रायल्स हों, ताकि वो टाइम उसके लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस और जो रिकवरी आपकी वो तब भी आएगी अगर आप उनको कहेंगे आपके लिए एक्सेप्शन है, आप एक सरमायाकार हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएशन में काम कर रहे हैं, आप रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेप्शनल ट्रीट किया जाएगा, तब डिफरेंस आएगा। ठीक है सिद्धार्थ साहब, यहाँ पे लेंगे ब्रेक। शायद साहब आपको शुक्रिया, सिद्धार्थ साहब आपको शुक्रिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि बिजली की कीमतों में कमी आ गई
वज़ीर-ए-आज़म ने भी अनाउंस कर दिया, कमी आ भी गई, और अब इसका असर क्या पड़ेगा आवाम पर, और जो आगे गर्मियाँ आ रही हैं उस पर क्या कितना रिलीफ मिल सकता है इन बिजली कीमतों में कमी से, और जो IPP के साथ जो है मामला तय किए जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सर बताइएगा खाकान साहब, बिजली कीमतों में 7 रुपये 41 पैसे की कमी आई, और अब मज़ीद कोई कमी आ रही है? जैसे हमने देखा कि नेपरा में कई दरखास्तें चल रही हैं कंपनियों की, उन्होंने जो है वो उसमें टैरिफ में कमी करने की जो है परमिशन मांगी है, तो गर्मियाँ कोई ठीक गुजरेंगी सर? देखिए, एक तो ये जो इस वक्त की कमी है इसका इतलाक जून तक होगा, ये जिस मद में है, यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में है, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में है, ये जून 30 तक चलेगी। ये कैसे आई है? आपको मालूम है कि कुछ हुकूमत ने 10 रुपए की लेवी पैसे यूज़ किए, कुछ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हुई, और कुछ क्वार्टरली टैरिफ की एक एडजस्टमेंट जो है वो आपको दिखाई दे रही है। अब 30 जून के बाद इनमें से कौन सी चीज़ें, क्या इम्पोर्टेड ऑयल की कीमत रहती है, IPPs के साथ जो हमने एग्रीमेंट्स नए किए हैं, टेक और पे से निकल के पे गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आता है गोइंग फॉरवर्ड, कितने रुपए पर यूनिट आप उसमें बचा पाते हैं। बट लाइकली ये है कि गर्मियों में जो कीमत कमी हुई थी जून 30 तक, आई थिंक कि वो लाइकली कंटिन्यू कर सकती है, एंड होपफुली उस टाइम पर अगर हमारा जो मिक्स है वो बेहतर इसलिए हो जाता है कि गर्मियों में जो हमारी बिजली है वो पन बिजली, यानी कि जो बिजली बनती है हमारे पानी से, वो बेहतर हो जाती है, 6500 मेगावाट तक उसका इंडक्शन हो जाता है। तो आई थिंक समर शुड बी ओके एट दिस प्राइस जिस पे हम लगभग इस वक्त हैं, सिवाय इसके कि कोई बहुत बड़ा शॉक ना आ जाए कि जो फ्यूल प्राइस है दुनिया में बहुत बढ़ ना जाए। अभी तो और नीचे आ गई है, सो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो नेगेटिविटी है वो कंटिन्यू कर सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो IPP के साथ एग्रीमेंट चल रहे हैं, और कई जो है वो कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हो भी गए, किन के साथ डायलॉग चल रहे हैं, तो अगर ये डायलॉग सर कंप्लीट होते हैं, इसको नेगोशिएट कर दिया जाता है, तो कुछ अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। लाइक अभी तो 7.5 है, तो कोई ऐसा भी टाइम आ सकता है कि 15-20 रुपए का, 25 रुपए का जो है वो कोई ऐसा आ जाए कि रिलीफ मिल जाए। देखिए, एक तो ये कि 94 की पावर पॉलिसी और 2002 की पावर पॉलिसी, इनके साथ जो IPPs थे लार्जली उनके साथ इस वक्त जो निगोशिएशन है वो टेक प्लेस की है। अब आपके पास इस वक्त 2015 के जो पावर प्लांट्स हैं, मेरे ख्याल 10-11 हज़ार हैं, इनमें एक जो डेट रीप्रोफाइलिंग की जा सकती है, जिसकी बातचीत चाइना के साथ भी पाकिस्तान ने इनिशिएट की है, विच मीन्स द फॉलोइंग कि अगर जो 10 साल डेट है उसको 25 साल पे मुहीत कर दिया जाए तो जो पर ईयर पेमेंट है वो कम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये 3 से 4 रुपए का इम्पैक्ट जो है इसमें कैलकुलेट किया गया है बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन पे, पर ये तो कुल्ली तौर पे तब डिपेंडेंट है कि अगर वाकई ही CPEC पावर प्रोजेक्ट्स या 2015 की पॉलिसी के पावर प्रोजेक्ट्स में वाकई ही हम ये डेट की जो रीप्रोफाइलिंग है वो कर पाते हैं। सो लेट्स होप कि हम कर पाए, पर असल बात जो है वो तो ये है कि अगर आपने एफिशिएंसी लानी है तो फिर जो प्राइवेटाइजेशन है, फिर जो कंपेटिटिव डिस्कोज हैं, इस साल भी डिस्कोज जो है मिला जुला के 600 अरब रुपए के लगभग की इनएफिशिएंसीज का नुकसान जो है वो दिखाएंगे। अगर ये 600 अरब ना हो तो कुछ यूज किया जा सकता है जो इसमें से बचत हो, और कुछ जो इसको हम देते हैं पैसे अपने सर्कुलर डेट को मेंटेन करने के टुवर्ड्स कीपिंग द एवरेज प्राइस डाउन। पर इन द एंड तो कंपेटिटिव मार्केट एफिशिएंसीज, बेहतर जनरेशन इन टर्म्स ऑफ जिसे कहेंगे निकलना फॉसिल फ्यूल से इंडिजिनस पे जाना, ये सब चीजें, और एक ऐसी पॉलिसी साजी करना कि हम वाकई ही ये जो इनएफिशिएंट सिस्टम है इसमें से निकल जाएं। आई थिंक अब जो अगले 2 से 3 साल हैं वो इस चीज के बारे में सोचने चाहिए कि रीथिंक ऑफ एनर्जी सेक्टर क्या होगा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, आपके घर में जो गीजर लगा हुआ है अगर वो गैस पे चल रहा है
और जो चूल्हा है वो गैस पे चल रहा है, तो वो तो गैस बर्न कर रहा है। अगर ये गैस आपसे वापस ले ली जाए और ये दे दी जाए उन पावर प्लांट्स को जो 60% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, तो आपको बिजली की कॉस्ट में कमी नजर आएगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो प्राइसिंग के फैसले होते हैं ना, हमारी जो पाकिस्तान की 77 साल तारीख है वो ये बताती है कि हम सिर्फ प्राइसिंग पॉलिसी की एडजस्टमेंट्स करके जो एनर्जी सेक्टर है उसको चला रहे हैं। हमें इससे आगे जाकर जो एक्चुअल फैसले हैं, जो हार्ड फैसले कहलाते हैं, या जो फंडामेंटली स्ट्रक्चर को तब्दील करते टू प्राइवेटाइजेशन, फ्रॉम पॉलिसी साजी जो डिपेंडेंट हो कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बायर है, टू कंपेटिटिव बिहेवियर, इससे कि हम 17% का रिटर्न डॉलर टर्म्स में गवर्नमेंट दे रही है, टू सेइंग कि मार्केट प्राइस करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं, डॉक्टर साहब अगर हम देखते हैं तो पीडीएल जो है उसमें इजाफा होता है, जो आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम होती हैं, वो रिलीफ जो है वो पासा नहीं होता आवाम को, बल्कि कहा जाता है कि हम बलूचिस्तान पे खर्च करेंगे और पीडीएल में इजाफा होता है। सर देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन या कहीं से लेके कहीं डालना जो है उस पर बहुत गौर करके आगे चलना चाहिए। इस वक्त जो हुकूमत ने 10 रुपए पहले यूज किए हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया, अब 7.5-8 रुपए दोबारा यूज किए हैं पीडीएल से लेके, ये कोई 115 अरब बनेंगे सालाना की बुनियाद पर कि हम जो रोड है बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली बनाना चाहते हैं। मैं अब भी यही कहता हूं कि बलूचिस्तान की रोड बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल कोहेजन के लिए अहम है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग फील करें कि वो इंटीग्रेटेड हैं इनटू पाकिस्तान। उन्होंने सुई से हमें पिछले कई दहाइयों गैस दी है, माइंस एंड मिनरल्स वहां पे मौजूद हैं, इसमें कुछ नहीं है। पर ये भी ट्रू है कि बलूचिस्तान के बजट में गुंजाइश है, हमें अपने फेडरल बजट जो 1100 अरब रुपए का इस वक्त पीएसडीपी है उसमें भी गुंजाइश। अब 1100 अरब चूंकि हम सालाना के खर्च नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने जो टैक्स की मद में कमी है वो पूरी करनी है। मैं समझ सकता हूं हुकूमत की ये कंपल्शन, बट ये भी है कि हुकूमत को थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि कितना अरसा ये 10 रुपए या 8.5 रुपए ये दोनों यूज करना चाहते हैं बिजली और बलूचिस्तान की सड़क पर, और ये सड़क की प्राइस क्या है, इसकी CDWP की अप्रूवल कब आएगी, सड़क बनना कब शुरू होगी। एक और क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपसे पूछना है कि बजट सर आ रहा है, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा कि पीडीएल के फैसले से ये लग रहा था कि मिनी बजट आ गए, तो जो सबसे बड़ा तबका है टैक्स देने वाला तनख्वाहदार तबका, उसे रिलीफ कैसे मिलेगा और बजट सर कैसा आ रहा है? देखिए, अभी बजट जो है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत रिफॉर्म ओरिएंटेड होना चाहिए, और इसका आगाज एक्सपेंडिचर साइड से करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर में खातिर खा जो इजाफा हुआ पिछले साल जारी खराजात में 21% वो नहीं होना चाहिए। ये एक बात है। जो फेडरल गवर्नमेंट का काम है उस पर फेडरल गवर्नमेंट को अपने पैसों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। प्रोविंसेस में चाहे वो इनकम सपोर्ट हो, चाहे वो 17 सब्जेक्ट्स हो, नीचे डिवॉल्व होने चाहिए। जो असामियाँ हैं, 43 डिविजन्स हैं, जो इतने अदारे हैं, कुछ बंद होते दिखाई देने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो रेवेन्यू साइड है उसमें भी ये दिखाएं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इनकम है, जो नॉन इनकम है, जो नॉन सैलरीड है, उनका बोझ कम हुआ है। इसलिए कि हम करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान में, और हम दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग से compete करना चाहते हैं, बिकॉज 70 साल से मिस कर रहे हैं कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं बन रहे। ऐसे तो मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। ये ट्रेड की जो रीथिंक है उसमें इनको इन्वॉल्व करें, मैन्युफैक्चरिंग को उनको पुश करें, और रियल एस्टेट, रिटेल और जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाएं। और ये टारगेट जो साल में एक रिफॉर्मेटिव बजट थे, ट्रांसफॉर्मेटिव बजट थे। आई थिंक एक स्टेबिलिटी है मुल्क में, मैक्रो स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, उससे हुकूमत को तकवीयत भी मिली है, अथॉरिटीज को रूम भी मिला है कि वो ये सारे काम कर सकें। आई रियली होप कि ये सारे काम जो है वो होते हुए दिखाई दें। अच्छे तरीके से जो है होना चाहिए। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।